बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम न्यूज़ देखने वालों को खुश आमदीद। सलाम न्यूज़ ने ये फ़ैसला किया है, सलाम न्यूज़ की मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के उन अज़ला को कि जिन्हें पसमानदा अज़ला कहा जाता है, उनके मसाइल के हवाले से सिलसिलावार जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का इस हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। सबसे पहले इस हवाले से हमने फैसला किया है कि पंजाब के अहम तरीन ज़िला झंग का जायज़ा लिया जाए। कदीमी ज़िला भी है पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का एक कदीमी ज़िला है। ये ज़िला अपनी हदूद में बहुत बड़ा हुआ करता था और शेखुपुरा तक और सरगोदा तक इसके इलाके जाते थे। ये बहुत बड़ा ज़िला था पंजाब का, लेकिन इस वक्त ये पंजाब के छोटे अज़ला में शामिल है। आज से अगर हम 5 साल कबल चले जाएं तो इसकी तकरीबन 5 कौमी असम्बली के हल्के हुआ करते थे, 6 कौमी असम्बली के हल्के भी हुआ करते थे, लेकिन अब कौमी असम्बली के हल्कों की तादाद यहाँ से 3 है। ये झंग मुसलसल सुकड़ता जा रहा है और कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम के दिलों के अंदर मज़ीद खदशात जन्म ले रहे हैं कि शायद झंग अभी भी मज़ीद सुकड़ने वाला है। झंग के क्या जिसकी तरक्की के हवाले से कहा जाता था, क्या झंग को अब भी वजूद में बरकरार रखा जा सकेगा? ये खदशात बहरहाल अपने तौर पर बरकरार हैं, लेकिन यही हमें उम्मीद की एक किरण भी नज़र आती है। झंग के सपूत इस हवाले से इंतहाई कोशिशें भी किए हुए हैं। झंग के सपूत ये कोशिश कर रहे हैं कि झंग को उसकी पुरानी उसकी हैसियत के हिसाब से उसे लाया जाए, झंग में भी डेवलपमेंट हो, झंग में भी तरक्की हो, झंग एक बार फिर तरक्की का महवर बने, ये तवज्जो का महवर बने, यहाँ लोगों की तवज्जो हो। और उन्हीं में से अहम तरीन शख्सियत डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब हैं, न्यूरो सर्जन है, जना अस्पताल लाहौर के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की जो मेडिकल पोस्ट के हवाले से उसकी सूबाई रिफॉर्म्स कमेटी है, उसके भी ना सिर्फ ये मेंबर हैं बल्कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी से भी इनका ताल्लुक़ है। लंदन और जर्मनी से ये तालीम हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर काशिफ सुल्तान इस हवाले से बहुत नुमायां दिखाई देते हैं। झंग की तरक्की के हवाले से डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब का किरदार इंतहाई सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए, या फिर वो कौन सा ऐसा काम है कि जो झंग के लिए वो कर चुके हैं, उसे करने जा भी रहे हैं। झंग DHQ हॉस्पिटल को उनका एक ख्वाब है कि वो इसे मेडिकल कॉलेज में तब्दील करेंगे। मेडिकल कॉलेज में तब्दील करना बज़ाहिर एक आसान काम नहीं है, इसे दीवाने का ख्वाब भी कहा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब इस हवाले से इब्तदाई इक़दाम कर चुके हैं और ये बात अब अयां हो चुकी है और इस बात के अब रोशन इम्कानात हैं कि झंग में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, क्योंकि वो सबसे पहले झंग को टीचिंग हॉस्पिटल की तरफ ले जाना चाहते हैं और फिर मेडिकल कॉलेज की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसके हवाले से कुछ इब्तदाई इक़दामात डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब की वजह से हुए हैं। DHQ झंग में ICU का इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई और कार्डियक मॉनिटर्स भी वहाँ लगाए गए हैं। और अब डॉक्टर साहब ये कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, कि वो अब DHQ झंग में MS MP और MCPS ट्रेनिंग के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। ये तो हुई डॉक्टर साहब की वो कोशिशें कि जो वो झंग के अवाम के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, और उनके साथ झंग की दूसरी अहम तरीन शख्सियत, जिन्हें मैं इनकलाबी शख्सियत कहूँगा, साबिक सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार के जनाब सूफ़ी सनाउल्लाह रांझा साहब। दोनों शख्सियात को बहुत खुशामदीद। सबसे पहले मैं आऊँगा डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, जहाँ ज़िला सुकड़ता जा रहा हो, इसकी बाउंड्रीज मुसलसल सुकड़ती जा रही हों, ये ज़िला एक तंज़ो मज़ाक के तौर पर अब मशहूर हो गया हो, जिस ज़िले का नाम आते ही लोग फ़िक्रे कसते हों, जहाँ के सियासतदानों की गफलत भी एक मिसाल बन चुकी हो, वहाँ डॉक्टर साहब आप एक अच्छे स्टेटस पर हैं, एक अच्छे आप ओहदे पर हैं, आपने बैरून ममालिक से तालीम हासिल की, मेडिकल की दुनिया में आपका एक बड़ा नाम है, आप लाहौर में एक बड़े बहुत ही बड़े इदारे से वाबस्ता हैं। आपको
कौन सी ऐसी मजबूरी पेश आ गई थी, कौन सी ऐसी वजह थी कि आपका दिल आज भी झंग के साथ धड़क रहा है, आज भी आप DHQ के बारे में सोचते हैं? कि आपने अपने इस अहम प्रोग्राम के लिए मुझे मदऊ फरमाया, बल्कि मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं कि मैं पिछले 3-4 साल से आपको फॉलो कर रहा हूं और आप माशाल्लाह सहाफत की दुनिया में बहुत तेजी से अपना नाम भी बना रहे हैं, और स्पेशली झंग जिला के लिए जो आपकी सहाफती खिदमत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे जिले के लिए आपकी खिदमत, आपका अपना जिला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अलीम जशोई साहब, जब मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब मैं न्यूरो सर्जरी के फील्ड में काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं झंग में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दूं, और मैं तकरीबन 8-9 माह के लिए DHQ झंग में सर्व करता रहा हूँ, आज से कुछ 5 साल पहले। जब मैं वहाँ सर्व करने आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वहाँ पर न्यूरो सर्जरी करना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि DHQ हॉस्पिटल्स जो हमारे पूरे पाकिस्तान में हैं, वो बनाए ही इस लेवल पे गए हैं, इतनी निचली सतह पे बनाए गए हैं कि वहाँ पर कोई भी सुपर स्पेशलिटी काम नहीं कर सकती जब तक वहाँ मेडिकल कॉलेज कायम ना हो। उस दिन से मैंने ये ख्वाब देखा कि झंग का भी कोई भी मरीज उसे लाहौर या फैसलाबाद या मुल्तान ना जाना पड़े। जब मैंने ये ख्वाब देखा तो आपने अपने इब्तदाई जुमलों में बहुत कमाल का जुमला कहा कि इसे शायद दीवाने का ख्वाब कहा जा सकता है। मैं इस बात का कायल हूँ कि आप ख्वाब वो देखें कि लोग आपको दीवाना समझें। बड़े ख्वाब होते ही वो हैं कि जिन्हें देखने वालों को लोग दीवाना कहें। जी डॉक्टर। तो हाँ, मैं शायद दीवाना हूँ और मैं ये ख्वाब देखना मैंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से चीफ मिनिस्टर से मैंने सारे झंग के MPs को इकट्ठा किया और चीफ मिनिस्टर से मैंने डायरेक्टिव लिया कि झंग में टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का कयाम किया जाए। और उस डायरेक्टिव के बाद जब मैंने इस पे ग्राउंड लेवल पे से काम शुरू किया तो मुझे पता चला कि सबसे पहले तो हमारे DHQ के अंदर एक ICU तक मौजूद नहीं है। यानी अगर एक मरीज क्रिटिकल होता है तो वो झंग से शिफ्ट कर दिया जाता है और बहुत से मरीज रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें ICU का कयाम जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 महीने की कोशिश से, मैं MS DHQ और CEO का बड़ा मशहूर हूँ, इन दोनों ने बड़ी सपोर्ट की और हमने झंग में अल्हम्दुलिल्लाह एक ICU कायम कर लिया। वो आपके नोटिस में है कि आप जाहिर है बरजस्ता साफी हैं उस जिले के, तो आपको अच्छी तरह इल्म में होगा। वो उसमें 4 वेंटिलेटर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिली सतह पर वेंटिलेटरी सपोर्ट होना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और कार्डिक मॉनिटर, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई। और आपको सबसे अहम खबर ये देना चाहता हूँ, इस ICU का जो सबसे पहला मरीज था, जिस दिन हमने इफ्तिताह किया, उस दिन जो पहला मरीज था वो कोरोना का मरीज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह DHQ झंग में कोरोना का मरीज को भी अब वहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल है, उसे बुरी हालत में शहर से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। सूफी सनाउल्लाह रांझा साहब की तरफ आऊँगा। सूफी साहब, आपने डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब की गुफ्तगू भी सुनी। आप झंग के हवाले से बड़े इनकलाबी जहनीत भी रखते हैं। आपकी तहरीरों से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी तकारीर से बहुत कुछ लोगों को सीखने के लिए भी मिला है। सूफी साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सका कि DHQ जो एक बड़ा हॉस्पिटल था उस झंग का, कि झंग तारीखी ज़िला है, बहुत अरसे से वो ज़िला है, लेकिन उसमें वो सहूलियात नहीं मिल सकी जो इसे आज से 20-30 साल कबल मिल जाना चाहिए थी। जैसा मैं सबसे पहले मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात मुशाफा कभी नहीं हुई, मगर मैं आपसे इस हद तक इख्तलाफ करूंगा कि जो आपने दीवाने का ख्वाब कहा है ना, जो चीजें आपने गिनी है, मुझे हक्कन यकीन है कि ये डॉक्टर साहब वो जरूर सब पूरी करेंगे। कि हो जाओ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीर। डॉक्टर साहब तुम्हें ज़ौक है, वो मुतलका आदमी है, कर सकते हैं। चाचा तो ये बात है ना आपकी कि क्यों नहीं हुआ, मैं आपसे पूछा मोहम्मदपुर क्यों नहीं कुछ हुआ, गढ़मराजे में क्यों नहीं हुआ। आप आज एक कानून पास कर दे कि कोई MLA MPA अपना इलाज झंग से बाहर नहीं कराएगा, बिलखसूस अपने हल्के से कराएगा, यही अस्पतालों में सब कुछ आ जाएगा।
सूफी साहब कहाँ रहते हैं हम जिंदी गुलाम है। तबकाती मुआशरे में मफाद माकूस होता है। उन्होंने ना यह दुआई देनी। किसी MLA को इस अस्पताल में आपने कभी दाखिल देखा है? आपके MP का फैमिली का, आपके MLA की फैमिली का कोई आदमी कभी अहमदपुर, सियाल या गढ़बराजा में जेरे इलाज रहा है? तो जब उनकी जरूरत नहीं है, गुलामों के लिए कोई कुछ नहीं करता। सूफी साहब ये फिर कैसे मुमकिन होगा कि ये तब्दीली आ सकेगी? ये तब्दीली आएगी और जरूर आएगी। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जब हमारा सहाफी लिखता है कि फला शख्स ने फला औरत की इज्जत लूट ली, उसके साथ अमार यासर और अली अमजद ढोर ये लिख दे कि लूटने वाला तू की सलाह है, उसे थाने से छुड़ाने वाला फला है। इनमें इतनी औकात ही नहीं। ये मीडिया फेस नहीं कर सकते। मैं जो मीडिया नहीं समझता, ये हमें करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब को दुआ दे, वो अपनी कागज जारी रखे, हमें सब कुछ देंगे। वो मेरा ईमान है, क्योंकि डॉक्टर साहब समझते हैं, वो दरबार के रहने वाले हैं। उन्हें पता है कि जो आदमी सूफी शनाह जैसा वैगन में वहां से बैठकर जंग पहुंचे, ICU में दाखिल होने के लिए मुझ जैसा 72 साल बूढ़ा तो हो जाता है? मैं तो मशकूर हूँ उनका। डॉक्टर साहब, ये आपने लानी है, हमने लानी है। डॉक्टर साहब की तरफ एक बार फिर आऊंगा। डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, जंग मेडिकल कॉलेज के हवाले से आपने एक बड़ी पेशगोई भी कर दी। आप उस तरफ कदम भी बढ़ा चुके हैं। उसके इब्तदाई मराहिल जो हैं वो भी आप तय कर चुके हैं। ये किस तरीके से मेडिकल कॉलेज जो है जंग में बन पाएगा? अली अमजद भाई, ऐसा है कि मैं जैसे आपको अर्ज कर रहा था कि टीचिंग हॉस्पिटल बनाने का जो एक प्री रिक्विजिट था वो ये था कि वहाँ पे ICU कायम हो जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और अब हमने काम शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन को लेटर्स अब हम तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास DHQ 300 बेड से ऊपर है और वहाँ पर इंटेंसिव केयर भी है और कार्डियक केयर यूनिट भी है। तो क्योंकि वो एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल बन चुका है, तो आप हमें इजाजत दें कि हम वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग शुरू करें। तो जैसी वो हमें इजाजत मिलती है तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग शुरू होगी इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी सारे उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं मुकम्मल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह सन 2021 में हमारा DHQ बाकायदा एक टीचिंग हॉस्पिटल बन जाएगा। तो उसमें इंशाल्लाह 1 साल से कम का अर्सा है। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, टीचिंग हॉस्पिटल बन जाएगा तो फिर हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को लिखेंगे कि अब हमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए हमें डायरेक्टिव या इजाजतनामा दिया जाए कि अब ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को केटर कर सकता है। तो जब वो हमें इसका इजाजतनामा दे देगा तो फिर हम गवर्नमेंट को एक PC1 फॉरवर्ड करेंगे इस मेडिकल कॉलेज के फंड्स के लिए। तो डायरेक्टिव वहां से PMC से हमें इजाजतनामा भी इंशाल्लाह अगले साल हम ले लेंगे। PC1 तो जाहिर है 2022 के फिस्कल ईयर के लिए हम मूव कर पाएंगे। और 2022 के फिस्कल ईयर में अगर PC1 मूव होता है तो ये इतने बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं मेडिकल कॉलेज के, वो कभी भी एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट उसके लिए पैसे नहीं देती। पैसे जब अप्रूव होते हैं तो फिर गवर्नमेंट उसको डिवाइड करती है 3 से 4 साल पे कि हर बजट में आपका इतना हिस्सा रखा जाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 5 साल में हम मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट के पैसे अप्रूव करवा के उसको बाकायदा तौर पे हम उसको ऑन ग्राउंड शुरू करवाने की पोजीशन में आ सकेंगे। डॉक्टर साहब, जंग के सियासतदानों को, अवामी नुमाइंदों को खासा हदफ तनकीद भी बनाया जाता है कि वो इस मामले में इंतहाई सुस्त हैं, उन्हें लापरवाह भी कहा जाता है, उन्हें यह भी कहा जाता है कि वो जंग के हवाले से सोचते नहीं हैं। तो जंग में आपने ICU यूनिट यहाँ से शुरू किया, उसके बाद आप टीचिंग हॉस्पिटल के बाद आप उसे लेके जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस की तरफ। तो जंग के अवामी नुमाइंदों का किरदार जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है? आप चूँकि इस हवाले से अमली तौर पर कदम उठा चुके हैं, आप अमली इकदाम कर रहे हैं, जंग के अवामी नुमाइंदों का किरदार क्या है इस हवाले से? भाई, मैं सबसे पहले तो देर आयत दुरुस्त आयत,
मैं जरा देर से जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन सूफी सनाउल्लाह रांझा साहब मुझे सुन रहे हैं। मैं उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ। वो एक बड़ी इनकलाबी शख्सियत है जंग की, और उनकी शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ जैसे हकीर बंदे को उन्होंने इस काबिल समझा, और वो फरमा रहे थे कि ये दीवाने का ख्वाब नहीं है और ये कर सकता हूँ मैं। तो इन जैसे जो इनकलाबी शख्सियात हैं, डॉक्टर साहब वो आप पर, डॉक्टर साहब वो सूफी साहब आप पर तो तवक्कुआत रखे हुए हैं, लेकिन जंग के सियासतदानों से वो खासे मायूस हैं इस हवाले से। जी सूफी साहब बजा फरमा रहे हैं, जंग के सियासतदानों की यकीनन इसमें कोताहियां रही हैं। हम सिर्फ उस दौर के नहीं, जो इससे पहले 50-60 साल से जो पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं मुख्तलिफ जंग के। मैं तो ये कहूँगा कि हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जहाँ तक पॉलिटिशियंस का ताल्लुक है, अली अमजद भाई सूफी साहब भी सुन रहे हैं, मैं आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताऊं कि मैं किसी भी MNA या MPA से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो जिले के अंदर सड़कें बनवाएं और अस्पतालों के लिए काम करें और ये सारा कुछ। असल में ये उनका काम है ही नहीं। हमें सियासतदानों को उनका काम बताने की जरूरत है। उनका काम जस्ट लेजिस्लेशन है, उनका काम कानून साजी है। उन्हें चाहिए कि असेंबलियों के अंदर बैठकर अपने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी बेहतर से बेहतर कवानीन बनवाएं, लेजिस्लेशन करवाएं। वो ये मेडिकल कॉलेज बनाने, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया का और हम जैसे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये हमारा काम है कि हम अपने अपने जिलों के लिए इन कामों को आगे ले जाएं। जहां पर हमें सियासतदानों की हेल्प चाहिए हम उनसे हेल्प लें। ना तो ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं, ना ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट के कामों की तरफ पूरी तवज्जो दे सकते हैं। तो मैं तो इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेजिस्लेशन की तरफ आए, अच्छी लेजिस्लेशन करें, ताकि आवाम को भी समझ आए कि ये सड़कें नालियां बनवाने की बेस पे और बिजलियों के इफ्तिताह हो रहे हैं, गाँव को बिजली मिल रही है, इस बेस पे वोट्स ना दिया करें। लेजिस्लेशन की बेस पे वोट्स देने चाहिए। और ये टेक्नोक्रेट्स के काम है और गवर्नमेंट का स्टेट की जिम्मेदारी होती है, चाहे कहीं बिजली देनी है या मेडिकल कॉलेज बनना है या जो भी है, स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट को ही निभानी चाहिए। सूफी साहब डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब ने भी एक बड़ी अहम निशानदेही की कि अरकान असेंबली को टाइम ना खत्म हो जाए। सूफी साहब पूरा लेजिस्लेशन जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं अपने इलाके को। 1936 से मेरे इलाके के लोग पार्लियामेंट में हैं जी। 1936 से लेकर आज 3 दिसंबर है जी। 3 दिसंबर तक कोई MNA, कोई MPA असेंबली की कार्रवाई ऑडियो वीडियो प्रिंटिंग होती है कि वो कल आपको पेश करे वहाँ न्यू चौक में कि मैंने वहाँ ये हेल्थ बिल पेश किया, मैंने वहाँ एजुकेशन के बारे में ये बिल पेश किया। और भाई वो क्या उनकी ये तरजीह नहीं है? कल हाफिज अब्दुल्ला को कहो एक बदमाश को पकड़, देखते हैं रहने देते हैं अहमदपुर में या नहीं जी। भाई उनकी तरजीह है SHO इलाका, DSP, तहसीलदार और AC। लेकिन कोई एक शख्स बता जो सियासत का, ये तो खुदारा सियासतदान ओ भाई पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस, एक नजरिया होता है जी। ये एक नहीं भाई, एक इलेक्शन में ये राइट की जमात से लड़े, दूसरे में ये लेफ्ट की जमात में आ जाए। क्या किसने कहा आपको ये सियासतदान है? दीगर ब्रोकर है, उनकी ये तरजीह नहीं है। आज जो डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि इनका जो काम है वो कर रहे हैं, कोई मौजूदा या सब कर रहे हैं। 1936 से मैं कह रहा हूँ, तालिब हुसैन खान साल पहला पार्लियामेंटेरियन था 1936 से। किसी ने हेल्थ के बारे में कोई बिल पेश किया हो, पास कराया हो, वहाँ कोई की हो, आपको लाए, उनकी ये तरजीह नहीं है। अल्लाह जज़ा दे डॉक्टर साहब को। हाँ, इनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि ये अपने दो साथी जो टेक्नोक्रेट है, रिटायर्ड है, अदर सर्विस है, उनको साथ मिलाकर जहाँ से मदद की जरूरत हो वो ले, और इंशाल्लाह ताला हर कोई इनकी करेगा और होगा।
ऐसे भी सोचिए, सुल्तान उल आरिफीन की वो बात मानिए, है ये पीर लपिया पीर न जावे, उस पीर की करना हूँ सूफी सनात अमजद अली चौधरी अपने पीर भी बदलन। डॉक्टर साहब, सूफी साहब जो हैं उन्होंने निशानदेही कर दी, बल्कि सूफी साहब बड़े वसूख से कह रहे थे कि उन्हें किसी पार्लियामेंटेरियन से या किसी रुकने सूबाई असम्बली से तवक्को नहीं है कि जंग के लिए कोई लेजिस्लेशन। जरूरत नहीं भाई, उनकी जरूरत है सच है। तो डॉक्टर साहब बरदार एसएच चाहिए, डीएसपी चाहिए, एसी चाहिए, तहसीलदार चाहिए। एक बार जो बात कह देते, कल तहसील में चले जाना, तहसील में चले जाना, कोई तकसीम की मिसल देख लेना। तेरे का मौजा है, मौजा जजीद कोट, उसके पटवारी से रिकॉर्ड करे 5-5 6-6 जमाबंदियां गायब है। आप क्या, मैं गुजराती आदमी हूँ, हमारे वस्ती पंजाब का मुहावरा सड़े घरों रस्सी मंगना। भाई ये डॉक्टर साहब की मिन्नत की तक करो, इन्होंने दुआई दी तक करो, अल्लाह देखी सड़े घरों रस्सी नहीं लगती। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जंग से कोई भी पार्लियामेंटेरियन या रुकने सूबाई असम्बली इस तरह की कानून साजी के अंदर एक बड़ी दिलचस्पी ले सकता है, जिससे जंग को भी फायदा मिले, दीगर पसमानदा अजला जो हैं उनको कोई फायदा मिल सके? तवक्को करते हैं? मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि अभी इतनी तारीकी नहीं हुई, और जंग के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये बिल्कुल सूफी साहब सही फरमा रहे हैं कि इनकी जंग नहीं, पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस की तरजीहात जो है वो एसी और डीसी और एसएचओ और ये सारे इस किस्म के जो ऑफिसर्स हैं जिले के, वो इनकी तरजीहात में होते हैं। हेल्थ कभी भी इनकी तरजीह नहीं रही, एजुकेशन कभी इनकी तरजीह नहीं रही, ये बिल्कुल सूफी साहब बजा फरमा रहे हैं। लेकिन हम इन सियासतदानों को जो आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम इन्हें ठीक इंटरव्यू के लिए मैंने काम शुरू किया, तो मैंने आपको अर्ज की थी कि जंग के सारे एमपीएस को मैं एक प्लेटफॉर्म पे ले आया था जी। और इन सारों ने मेरे साथ सीएम से डायरेक्टिव में कोशिश की, जिनमें मैं राना शहबाज का और आसिफ काठिया और इसी तरह जो हमारे स्पेशली मौलाना मावी आजम, ये तीनों मेरे साथ बड़े एक्टिव रहे। और देखिए, ये तीनों मुख्तलिफ, एक जमात से, एक बिल्कुल मुख्तलिफ जमात से इसका ताल्लुक है, और इसी तरह जो हमारे बाकी हैं वो राय तैमूर है। मतलब ये सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं, लेकिन मेरे साथ इस मसले पे ये सारे इकट्ठे हो गए थे। तो इनको भी, इन सबको साथ लेके चलने के लिए भी आपको कोशिश करनी होगी। मैंने कोशिश की तो मैंने देखा कि सारे एमपीज मेरे साथ इस मामले पे चल पड़े कि डेफिनेटली उसके बाद जैसे इनकी तरजीहात और है, मैंने जब इनको मैं इकट्ठा करता हूँ, ये सारे मेहरबानी करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मुझे पर्सनल लेवल पे एफर्ट्स करने पड़ते हैं मामलात को आगे ले जाने के लिए। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की फॉर्मेशन होने लगी, एक वक्त ऐसा लगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग कायम होने जा रही है, फिर उसके बाद मायूसी की फिजा फैली, आप भी उस हवाले से पहली आवाज़ बने और बड़ी मौसर आवाज़ आपकी तरफ से सामने आई कि यूनिवर्सिटी के फंड जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन आप की कोशिशों से फिर उसके बाद दीगर बड़ी आवाज़ें उभरी, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग तो कायम हो गई। तो आपको लगता है कि आप ये कोशिश कर रहे हैं टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से, फिर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, तो ये डाके फिर भी इम्कान है इनका? अलीम जी साहब, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इज माय ब्रेन चाइल्ड, ठीक है, वो आपको भी नोटिस में है, क्योंकि ये मेरी अपनी एक सोच है, तो ये तो टोटली मेरा अपना ब्रेन चाइल्ड है, और इंशाल्लाह मैं इसको, अल्लाह पाक मुझे मोहलत दे और जिंदगी भी दे और सेहत भी दे, और मैं इसको इंशाल्लाह एंड तक लेके जाऊंगा, और ये इंशाल्लाह कॉलेज बनेगा। जहाँ तक जंग यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, उस पर बहुत से लोगों ने काफी काम किया हुआ था ऑलरेडी, और जाहिर है उसमें मेरे कोई एफर्ट्स नहीं थे, लेकिन मुझे एक मौके पे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के फंड्स जो हैं वो रोक लिए गए हैं, और आपको पता है कि फिर उसके बाद मैंने उसकी आवाज उठाई, और मैंने, जाहिर है मैं ना तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं पॉलिटिकली एक्टिव हो सकता हूँ, मेरी अपनी सरकारी मजबूरी है, तो मैंने लेकिन ये जरूर कहा कि मैं गैर सियासी तहरीक मैं चलाऊंगा अगर पार्लियामेंटेरियंस ना हिले, जो आपके साथ भी मेरा रास्ता, और आप उस वक्त जंग पहुंच गए थे इस मामले में,
जी। हमारी जो बात हुई थी तो यही थी कि मैं गैर सियासी तहरीक चलाऊंगा अगर हमारी यूनिवर्सिटी के फंड्स रोके गए। तो उसके बाद मैंने आवाज उठाई, मुतअद्दिद लोगों से राब्ते किए, पॉलिटिशियन से भी राब्ते किए, पार्लियामेंटेरियंस को एक्टिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबाई और मरकजी सारे पार्लियामेंटेरियंस एक्टिवेट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने विद इन 1 मंथ ये रमजान शरीफ के सूफी साहब की तरफ आऊंगा। सूफी साहब कौन से अब भी ऐसे इकदाम होते हैं, माजी से अगर सबक सीख लें हम, माजी की कोताहियों को नज़रअंदाज कर दें, कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिसकी वजह से जंग की अजमत बहाल हो सकती है और नई नस्ल जंग में एक बड़े अच्छे माहौल में ना सिर्फ रह सकती है बल्कि जंग तरक्की कर सकता है? कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनसे तरक्की कर सकता है? मैं एक पहले साढ़े 10 सिर्फ किसी बात की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा हूँ 1936 से आज तक किसी ने बिल नहीं पेश किया, ऐसे ही आप लोग सहाफी प्रेस क्लब गढ़ राजा प्रेस क्लब अहमदपुर सियाल, जब आप एक मर्द एक औरत से ज्यादती करता है, उसने ज्यादती कर दी, पुलिस ने FIR काट दी, अभी फॉलो अप किया है तो उसे किसने छुड़ाया? उनकी नहीं इतनी जरूरत, फेक मीडिया they were afraid of Tilak. At first they tried to purchase, secondly they try to crush it. वो परचेज कर चुके हैं तिलक को, तिलक अपने को आजाद कराओ। यानी सूफी साहब आप समझते हैं कि मीडिया भी बराबर का जिम्मेदार है, मीडिया को खरीदा जा चुका है? कभी किसी खबर में बताया है कि फला औरत ने फला औरत की इज्जत रोकी है, फला शख्स ने उसे थाने से छुड़ाया है? ये ठेके पे नहीं बैठे सारे SHO तहसीलदार जितने भी आपके हमारे राज्य में मुलाजिम है, पटवारी हो जो भी हो। सूफी साहब कौन से आप जो AC से जाकर बात करते हैं उससे पूछे तो से ये सेंटर रिकॉर्ड में क्या होता है, किसको नहीं पता? यानी सूफी साहब आप अवामी नुमाइंदों से बिल्कुल मायूस हैं? वो भाई अवामी नुमाइंदे के शेयर कर देने का अपने इंटरेस्ट के खिलाफ, मेरा इंटरेस्ट माकूस है, मायूसी का लिखेगी गल मैं तो हो जावा चाहिए। मैं तो गरीब आदमी हाँ, मैं तो 2016 प्रेसिडेंट रहा, साल 5.5 लाख का कर्जा ही हो गया। बहुत शुक्रिया सूफी सनाउल्लाह रांझा साहब, डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर सूफी सनाउल्लाह रांझा साहब और डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक़्त दिया जंग की महरूमियाँ और उसमें से एक उमड़ती हुई, एक निकलती हुई उम्मीद की किरण, इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू हुई जंग की अहम तरीन शख्सियात से। डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद थे, जनाह अस्पताल के न्यूरो सर्जन, वो हमारे साथ मौजूद थे। उसके साथ साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार जंग सूफी सनाउल्लाह साहब थे। उनका यही कहना था कि जंग को महरूमियों से निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें ऐसे इकदाम करने होंगे, ऐसे अवामी नुमाइंदे मुंतखब करने होंगे कि जिनकी सोच जंग की तरक्की पर हो, जो कानून साजी के अमल में हिस्सा लें। कानून साजी के अमल में जब हिस्सा लेंगे तो उसके साथ ये तवक्को की जा सकती है कि जंग को फिर तरक्याती फंड्स भी मिलेंगे, जंग में वो इदारे भी आएंगे कि जो एक ख्वाब थे लेकिन ये ख्वाब पूरा हो सकता है। इसके लिए सबको किरदार अदा करना होगा, अवाम को भी करना होगा, अवामी नुमाइंदों को भी करना होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।